नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स के उस विस्तृत व्याख्यान की, जिसने वाकई कई अहम जानकारियों को एक साथ पिरोया है। हाँ, और अक्सर जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ आंकड़ों, तारीखों और तथ्यों की एक नीरस सूची लगती है। लगता है जैसे कोई किताब पढ़ी जा रही हो। सही कहा, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ अलग है। बिल्कुल अलग है। आज हम सिर्फ आंकड़ों को रटेंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान पर्यटन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स के मोर्चे पर कितनी तेजी से बदल रहा है। ये एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में सोचते ही सबसे पहले जहन में ऊंट और रेत के टीले आते हैं। हाँ, और पुराने रजवाड़ों के किले भी। लेकिन आज के स्रोत से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे राज्य की है जो भविष्य की तकनीकों, आणविक विज्ञान और आधुनिक प्रशासन की ओर उतनी ही तेजी से कदम बढ़ा रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ जो इन सभी बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़कर पूरी तस्वीर साफ करेंगी। हमें इस चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा ही शानदार होता है। किसी भी राज्य के विकास की असली कहानी मतलब सिर्फ उसके नए पुलों, चौड़ी सड़कों या ऊंची इमारतों से नहीं समझी जा सकती। तो फिर इसे कैसे समझा जाए? अगर किसी राज्य के विकास को गहराई से समझना है तो उसके बजट की प्राथमिकताओं, उसके स्वास्थ्य ढांचे और पर्यावरण के बीच के संतुलन को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। एकदम सही। एक तरफ राज्य कितनी आमदनी कर रहा है और दूसरी तरफ उस राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य कैसा है। इन दोनों के बीच का तालमेल ही तय करता है कि वो राज्य भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार है। और आज के स्रोत में ये आयाम बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं पर्यावरण, वन्यजीव और पर्यटन के एक नए और रोमांचक अध्याय से। मैंने हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स में देखा कि राजस्थान अब सिर्फ अपने किलों के लिए नहीं बल्कि इको टूरिज्म के लिए भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। खास तौर पर उदयपुर में कुछ शेरों को लेकर काफी हलचल मची हुई है। बिल्कुल, स्रोत में एक नई सफारी का जिक्र है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है? ये हलचल बिल्कुल जायज है। दरअसल 16 फरवरी 2026 को उदयपुर के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जिसे हम बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, वहां राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। ये पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण दोनों ही नजरों से एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, और इस सफारी के जो मुख्य आकर्षण हैं वे हैं एशियाई शेरों का एक जोड़ा। इनके नाम रखे गए हैं सम्राट और सुनैना। सम्राट और सुनैना नाम तो काफी राजसी हैं, लेकिन ये एशियाई शेर आए कहाँ से? क्या ये हमेशा से राजस्थान का हिस्सा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एशियाई शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। इन दोनों शेरों को गुजरात के जूनागढ़ में स्थित शक्कर बाग जूलॉजिकल पार्क से एक विशेष प्रक्रिया के तहत सज्जनगढ़ लाया गया है। अच्छा, तो इन्हें वहां से लाया गया है। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ 2 शेरों को एक जगह से दूसरी जगह लाने या एक नया टूरिस्ट स्पॉट खोलने का मामला नहीं है। तो इसके पीछे और क्या रणनीति है? ये राजस्थान की एक लंबी और सोची समझी वन्यजीव रणनीति का हिस्सा है। हमें राज्य में बायोलॉजिकल पार्क्स के पूरे इतिहास और उनके नेटवर्क को देखना होगा। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। लेकिन आपने कहा कि ये दूसरी लॉयन सफारी है, तो पहली सफारी कहाँ है और इन पार्क्स का नेटवर्क कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन है। देखिए, आज राजस्थान में कुल 4 प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क हैं। पहली लॉयन सफारी जयपुर के नाहरगढ़ में साल 2016 में शुरू हो गई थी। 2016 में? मतलब काफी पहले। हाँ, लेकिन अगर हम सिर्फ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले सज्जनगढ़ पार्क का ही उद्घाटन हुआ था 12 अप्रैल 2015 को। यानी सज्जनगढ़ पार्क पहले बना, लेकिन वहां सफारी शुरू होने का इंतजार अब जाके 2026 में खत्म हुआ है। बिल्कुल सही समझा आपने। इसके अलावा इस इको नेटवर्क में जोधपुर का माचिया सफारी पार्क और कोटा का अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी शामिल हैं। एक बायोलॉजिकल पार्क किसी आम चिड़ियाघर से बहुत अलग होता है। वहां जानवरों को छोटे पिंजरों में नहीं बल्कि खुले माहौल में रखा जाता है। ये तो वन्यजीवों के लिए बहुत अच्छी बात है। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि सिर्फ बायोलॉजिकल पार्क ही नहीं बल्कि नए वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, जैसे जैसलमेर के मुकला में और कोटपुतली बहरोड़ के बुचारा में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, राज्य सरकार इन पार्क्स और रिजर्व्स पर इतना भारी खर्च क्यों कर रही है?
क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या इसका कोई ठोस फायदा भी है? ये बिल्कुल दिखावा नहीं है। कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब ही ये है कि उन इलाकों को कानूनी रूप से सुरक्षित किया जाए जहां वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है, ताकि वहां कोई इंसानी दखल न हो। और इसका अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है? ये एक शानदार आर्थिक चक्र है। जब आप वन्य जीवों को सुरक्षित करते हैं तो वहां इको टूरिज्म बढ़ता है। देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे रोजगार मिलता है और सरकार को आय होती है। इसी आय का इस्तेमाल वापस उन जंगलों को बचाने में किया जाता है। ये तो प्रकृति और अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य का ध्यान सिर्फ शेरों और वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर ही नहीं है, बल्कि इंसानों की जान बचाने के लिए भी कुछ बेहद आधुनिक कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। जब हम स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही किसी के भी मन में डर बैठ जाता है। स्रोत में जिक्र है कि बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में प्रदेश की दूसरी डायमंड लैब स्थापित की गई है। राज्य के स्वास्थ्य ढांचे के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। तकनीकी रूप से इसका पूरा नाम DHI-ICMR एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस है। ये नाम तो सच में थोड़ा भारी भरकम है। हाँ है, लेकिन इसका काम बहुत ही सटीक है। आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो आणविक स्तर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर कैंसर की जांच करती है। मॉलिक्यूलर लेवल, अगर इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझना हो तो ये आम ब्लड टेस्ट या बायोप्सी से कैसे अलग है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए शरीर एक बहुत बड़ी किताब है। सामान्य टेस्ट या एक्सरे ये बता सकते हैं कि किताब का कौन सा पन्ना फटा हुआ है। ठीक है, पन्ना फटा है, ये पता चल गया। लेकिन ये डायमंड्स लैब इतनी गहराई में जाती है कि वो ये बता सकती है कि उस पन्ने की किस लाइन में कौन सा अक्षर गलत छपा है, जिसके कारण पूरी कहानी बिगड़ रही है। बाप रे, इतनी गहराई तक? हाँ, कैंसर के साथ सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है कि अक्सर इसका पता तीसरी या चौथी स्टेज में चलता है। ये आणविक जांच उन शुरुआती बदलावों को पकड़ लेते हैं जो भविष्य में कैंसर बन सकते हैं। यानी बीमारी के भयानक रूप लेने से बहुत पहले ही उसे जड़ में पकड़ लेना। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्रोत के अनुसार ये लैब इस आधुनिक जांच को निशुल्क या बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध कराती है। ये एक बहुत बड़ी पहल है। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसका निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च लाखों में आता है, उसका सरकारी स्तर पर इतना सुलभ होना आम जनता के लिए कितनी बड़ी राहत है। इससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, क्योंकि सही समय पर सटीक डायग्नोसिस ही इसके इलाज की सबसे बड़ी चाबी है। स्वास्थ्य के ही मोर्चे पर स्रोत में एक और बहुत ही गंभीर समस्या का जिक्र किया गया है, जो शायद कैंसर जितनी ही खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसकी चर्चा कम होती है। जल प्रदूषण। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। बताया गया है कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में हेवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है। पानी की जांच के लिए इस स्तर की लैब का खुलना क्या संकेत देता है? क्या वहां का पानी इतना खराब हो चुका है? ये एक बहुत ही गंभीर, व्यवहारिक और सालों पुरानी समस्या का वैज्ञानिक समाधान है। दरअसल जब हम राजस्थान के उत्तरी हिस्से की बात करते हैं तो वहां खेती और पीने के पानी का मुख्य स्रोत नहरें हैं, जो पंजाब की तरफ से आती हैं। अच्छा, तो समस्या वहीं से शुरू होती है? हाँ, एक प्रक्रिया होती है जिसे नहरबंदी कहते हैं। जब सफाई के लिए नहरों का साफ पानी रोका जाता है, तब एक बड़ा संकट पैदा होता है। उस दौरान अक्सर पंजाब के औद्योगिक इलाकों से आने वाले केमिकल युक्त दूषित पानी का प्रवाह इन नहरों में बढ़ जाता है। मतलब जब साफ पानी का बहाव कम होता है तो फैक्ट्रियों का जहरीला पानी आगे आ जाता है। एकदम सही। और ये पानी इतना जहरीला होता है कि इसमें लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल्स होते हैं। ये एक तरह का धीमा जहर है जो खेतों और लोगों के शरीर में जा रहा है। बिल्कुल। ये लैब पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच करेगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों तक पहुंचने वाले पानी में खतरनाक रसायन न हो। पानी में घुले जहर की जांच से लेकर मॉलिक्यूलर लेवल पर कैंसर को पकड़ने तक यह स्पष्ट है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है इन सबका एक भारी खर्च भी होता है। हाँ, ये बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के संभव नहीं है। तो चलिए अब इस साल के बजट और अर्थव्यवस्था के उन चौंकाने वाले आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत के मुताबिक वर्ष 2026-27 के राज्य बजट का कुल आकार 61,956 करोड़ रुपए है। ये एक बहुत बड़ा बजट है। और इसमें एक अहम घोषणा यह भी है कि विधायक कोष की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अब हम अपने स्थानीय विधायक से सड़कों के गड्ढे भरने के लिए और जोर देकर शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, अब उनके पास विकास कार्यों के लिए ज्यादा फंड है।
लेकिन इस बजट का विस्तृत पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। ये आंकड़ा बताता है कि राज्य की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो इन भारी भरकम आर्थिक शब्दों को थोड़ा डिकोड करें। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां लगभग 25,740 करोड़ रुपए हैं, जबकि राजस्व व्यय 35,054 करोड़ के पार है। एक मिनट, अगर हम इसे एक आम घर के बजट की तरह समझें तो कमाई लगभग 25,000 करोड़ है, लेकिन खर्चे 35,000 करोड़ के पार जा रहे हैं। तो ये जो बीच का अंतर है, इसे कैसे पाटा जाता है? सही पकड़ा आपने। ये जो कमाई और खर्च के बीच का अंतर है, यही राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अच्छा। ये राजकोषीय घाटा 79,492 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 3.69% है। सुनने में घाटा शब्द थोड़ा डरावना लगता है। लगता तो है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसे स्वाभाविक माना जाता है। जब कोई राज्य नए अस्पताल बनाने या बुनियादी सुविधाओं पर भारी निवेश कर रहा हो, तो शुरुआती सालों में खर्च आमदनी से ज्यादा ही होता है। ये भविष्य के लिए लिया गया लोन है। मैं समझ गया। यानी अगर आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो शुरुआत में जेब से पैसा जाएगा ही, लेकिन लंबे समय में मुनाफा होगा। और जो विधायक कोष की राशि 10 लाख से 25 लाख की गई है, उसका जमीनी असर क्या होगा? इसका असर सीधा होगा। स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्यों के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा। इन सब आर्थिक आंकड़ों के बीच स्रोत में एक ऐसा आंकड़ा भी है जो हैरान कर सकता है। वो है जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स में आया एक बड़ा बदलाव। हाँ, ये आंकड़ा वाकई ध्यान देने लायक है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ हो गई है। अब ये भारत का छठा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य बन गया है। आबादी का ये दबाव बहुत बड़ा है। इतनी विशाल आबादी, क्या हमारे पास इतने लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? इतनी बड़ी आबादी तो एक तरह का टाइम बॉम्ब भी हो सकती है। ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब किसी राज्य की आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है तो उसका संसाधनों पर बहुत गहरा दबाव पड़ता है। लेकिन स्रोत के आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य इस दबाव को झेलने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे? कौन से आंकड़े ये साबित करते हैं? देखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अब बढ़कर 70.4 वर्ष हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मातृ मृत्यु दर घटकर 86 प्रति लाख पर आ गई है और शिशु मृत्यु दर 29 प्रति हजार है। मतलब स्वास्थ्य के मोर्चे पर सुधार है। बिल्कुल। और आर्थिक संपन्नता की बात करें तो अलवर जिले की प्रति व्यक्ति आय राज्य में सबसे अधिक रही है, जबकि कुल जीएसडीपी के मामले में राजधानी जयपुर सबसे आगे है। यह राहत की बात है कि तंत्र ढह नहीं रहा है जी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी संभालने के लिए एक बेहद स्मार्ट और पारदर्शी गवर्नेंस की भी जरूरत होती है। पुरानी फाइलों और लाल फीताशाही के साथ तो ये नहीं हो सकता। एकदम सही। और इसीलिए स्रोत में रीति के गठन का जिक्र किया गया है। ये एक रणनीतिक कदम है। इसे केंद्र के नीति आयोग के तर्ज पर बनाया गया है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो राज्य स्तर पर एक अलग नीति आयोग बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? इसका आम इंसान से क्या लेना देना है? इसका सीधा असर नीतियों पर पड़ता है। रीति जैसे संस्था का निर्माण साबित करता है कि अब साक्ष्य आधारित नीति निर्माण होगा। मतलब हवा में योजनाएं नहीं बनेंगी। मतलब डेटा और रिसर्च के आधार पर काम होगा। हाँ, इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स और जन विश्वास अधिनियम 2.0 जैसी पहले प्रशासनिक ढांचे को उत्तरदायी बना रही हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। और स्रोत में उत्कृष्ट कार्य के सम्मान की भी बात की गई है, जैसे प्रिंट श्री पुरस्कार। हाँ, वर्ष 2025 का प्रिंट श्री पुरस्कार जयपुर के निर्मल गोयल को दिया गया है, जो स्थानीय उद्योगों और नवाचारों को दिए जा रहे समर्थन को दर्शाता है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि राजस्थान अब अपनी उस पुरानी छवि से बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल, बहुत आगे। वॉच कैंसर रिसर्च कर रहा है, पानी के जहर को पहचानने के लिए लैब बना रहा है, इको टूरिज्म का मॉडल तैयार कर रहा है और आधुनिक सुधारों के जरिए तेजी से भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है। ये समझना जरूरी है कि ये सभी तथ्य, चाहे बजट हो या बढ़ती जनसंख्या, ये केवल कागजी बातें नहीं हैं। तो ये क्या दर्शाती हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक विशाल राज्य अपनी बढ़ती हुई आबादी
और सीमित संसाधनों के बीच विकास का एक टिकाऊ रास्ता तलाशने की जद्दोजहद कर रहा है। ये संतुलन साधना किसी चुनौती से कम नहीं है। सही बात है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब किसी राज्य की आबादी 8.33 करोड़ के पार पहुंच जाती है और औद्योगिकरण इतनी तेजी से बढ़ता है, तो क्या भविष्य में सिर्फ कुछ टेस्टिंग लैब और बायोलॉजिकल पार्क्स बना देना ही काफी होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये कदम राज्य के तेजी से गिरते भूजल स्तर और जलवायु चक्र को संतुलित करने के लिए पर्याप्त होंगे, या फिर विकास की इस अंधी दौड़ में हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ बहुत ही अलग और क्रांतिकारी सोचने की जरूरत है? एक ऐसा सवाल जो वाकई गहराई से सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या हमारी तकनीक और बजट के ये आंकड़े प्रकृति के उस गुस्से का सामना कर पाएंगे जो हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको शांत दिमाग से मंथन करना चाहिए। आज के इस ज्ञानवर्धक विस्तृत विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। इन अहम मुद्दों को इतने विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण नए नजरिए से सोचने में मदद करेगा।